हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी डॉक्टर आमना उस्मान। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि कौन सी ऐसी एंटी एजिंग मिस्टेक्स आप करते हैं जिससे एजिंग जल्दी आ जाती है। दिस इज मी डॉक्टर आमना उस्मान। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन मेनी सिटीज ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपको किसी किस्म का कोई स्किन हेयर नेल इशू है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आप हमें विजिट कर सकते हैं किसी भी सेंटर पे। सेंटर्स की डिटेल गिवन है। किसी किस्म की एस्थेटिक रिक्वायरमेंट है, यू हैव रिंकल्स, यू हैव सैगिंग, यू हैव ओपन पोर्स, यू हैव जॉल्स, यू हैव लाफ लाइन्स, you have whatever. Okay, we have all aesthetic kind of facilities, all treatments for skin, hair and nail issues. You can catch us anywhere. Visit us at our any of the branch, or you can catch us for an online consultation over Global Dr. Amna platform. That's a WhatsApp page जिसके ऊपर आप हमें राब्ता करते हैं, हेलो हाई करते हैं और फिर हमारा एक नुमाइंदा आपके साथ कोऑर्डिनेट करता है, एंड वी सी यू फॉर अ वीडियो ऑनलाइन कंसल्टेशन। सो अगर आप किसी भी और शहर से या किसी भी और मुल्क से हमसे कोई ट्रीटमेंट के लिए आना चाहते हैं तो आप हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाकर वीडियो ऑनलाइन कंसल्टेशन करके यू कैन फिक्स योर ट्रीटमेंट विद अस एंड यू कैन ट्रैवल टू अस एंड देन वी डू इट इन एज मच टाइम एज पॉसिबल। सो वी आर डिस्कसिंग टुडे कि कौन सी ऐसी एंटी एजिंग मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं और फिर हमारा एजिंग फास्ट ही रहता है और कम नहीं होता। आई एम टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्किन एजिंग इश्यूज। स्किन एजिंग के अंदर रिंकल्स, सैगिंग, डलनेस, डुअल टोन, पिगमेंटेशन, स्टफ लाइक दैट। सो बेसिकली कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिससे हमारा एजिंग एक्सेलरेट हो जाता है। 5 of you we are going to discuss today. Number 1, not avoiding sunlight enough or taking sunlight too much. Not avoiding sunlight का मतलब ये है कि हम sunlight को अपने लिए इतना खतरनाक नहीं समझते हैं। I'm not talking about in any other context. I'm just talking about the aging aspect that is being caused by sunlight when it falls over our skin. So sunlight precisely has UVA-B. दोनों ही आपके स्किन के एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपके क्या जेनेटिक बैकग्राउंड है और आप कौन से एरिया के अंदर है, कितना यूवी इंडेक्स आपका रहता है आपके एरिया के ऊपर, sunlight accelerates your aging. By limiting your sunlight exposure, it doesn't mean only applying sunblock, but also covering yourself, wearing hats, using umbrellas, covering all the rest of the body. Okay, now frequently I get a question कि अगर हमको विटामिन डी लेस हो रहा है तो हम धूप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें विटामिन डी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि नंबर 1 ये कि आपको जरूरी नहीं है कि आपने सारा सन फेस के ऊपर ही लेना है। आप धूप में जा रहे हैं, आपका आर्म्स आपने हाफ पहना है या 3/4 पहना है या आपके पाँव एक्सपोज्ड हैं, सो मे बी यू कैन जस्ट पुट अप सन ब्लॉक ओवर द फेस एंड यू कैन लीव योर अदर एरियाज। ऑल्दो इट डजंट मीन कि बाकी एरियाज के ऊपर आपको सन एक्सपोजर के साथ एजिंग नहीं आएगी, लेकिन इन एनी ऑफ द केस वी आर मोर कॉन्शियस फॉर फेस एंड नेक। ओके, सो अगर आप जनरली ड्राइव करते हैं और आपका हाथ स्टीयरिंग के ऊपर रहता है तो ऑब्वियसली आपके हाथों के ऊपर भी एजिंग ज्यादा आ जाएगी क्योंकि सन डैमेज बहुत ज्यादा है। अगर आप बहुत धूप में काम करते हैं और आप ऊपर ओपन जूते पहनते हैं तो पाँव के ऊपर भी आपकी एजिंग जल्दी आ जाएगी। लेकिन फॉर ऑल द मेन आउट देयर जो अपना शॉर्ट्स वगैरह पहन लेते हैं तो यू नो दे कैन टेक सनलाइट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हाफ स्लीव्स पहन लेते हैं फॉर द वुमेन। ऑब्वियसली आई अप्रिशिएट कि आप विटामिन डी की पिल ले लें इंस्टेड कि आप सन एक्सपोजर करें और फिर आपको एजिंग आए, फिर आपका पिगमेंटेशन बढ़े एंड स्टफ लाइक दैट। ओके, और विटामिन डी बनाने के लिए आमतौर पर सिर्फ 20 मिनट्स एक्सपोजर 4 times a week is generally sufficient for an optimal amount of vitamin D in your body. Number 2 mistake that we do is overfilling. Overfilling का मतलब ये है कि हम at a very early age हम fillers वगैरह शुरू कर देते हैं। Overfilling and not filling should have a balance. Okay? अगर आपको वॉल्यूम डिप्लीशन है, नंबर 1 नेचुरली आपका फेस के अंदर वॉल्यूम कम है और आपके जो ऑप्टिमल एस्थेटिक फीचर्स हैं ऑलरेडी आपके पास गिफ्टेड नहीं है, ठीक है, तो उस सूरत में आप उसको सिमेट्री करने के लिए, एसिमेट्रीज को मैनेज करने के लिए, वॉल्यूम लॉस को अकोमोडेट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ फिलर्स जो कि आपके प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, वी कैन डू इट। बट गोइंग अ लॉट ऑफ वॉल्यूम्स फॉर फिलर्स, लॉट ऑफ सीसीज, द अदर वे आई वाज जस्ट रनिंग अराउंड फ्रॉम सर्टेन Instagram and YouTube videos that were having a picture on the side telling that there will be 11 cc of the filler here, 22 cc of the filler here, 8 cc of the filler here. In my opinion, filling less and get more desired results is possible by knowing the exact points where you need to fill. So on average अगर हम वॉल्यूमाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे और हमने सिर्फ कुछ सैगिंग को फिक्स करना है या आपका फेशियल स्किन जो ड्रॉप कर रहा है, जाउल्स बन रहे हैं, कोई थोड़ी बहुत वॉल्यूम लॉस जो हो रहा है उसको कॉम्पनसेट करना है with few cc's, maybe around 2.5 cc up till 4 cc is sufficient for a moderate kind of size face where there is aging signs, where there is a moderate volume loss. So we can do fillers. I'm not saying that fillers is not a good idea, but overfilling is not a very nice idea. I've seen many patients coming over to me, fill their under eyes with multiple cc's, fill their jaws, fill their all over. Okay, when your face start turning into a pillow face, that means you've overfilled your face. Okay, so nicely contouring the face and putting a filler exactly where it's needed is all what you need to get volume compensation treatment and lifting treatments of facial
facial contour treatment, but that doesn't mean you inject 15 cc filler in a face. Why? Because filler has an inflammatory response in your skin, and that inflammation can lead to further fibrosis and skin changes and stuff like that. Okay, and sometimes by just overfilling the face repeatedly, you can see multiple pictures, maybe we can add for your reference. आपको skin wrinkled और एक altered किस्म की skin नजर आ रही होती है, which is an end result of overfilling. Number 2 is wrong filling. Wrong filling का मतलब ये है कि आपको फिलर कहीं और चाहिए था, आपने लगा कहीं और दिया. तो अब जब कुछ एरियाज फेस के ऐसे हैं जो कि बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं फॉर फिलर्स, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे आपने फिलर लगाने हैं. सो अगर आप प्रोहिबिटेड एरियाज के अंदर फिलर लगा देंगे तो यू विल लुक मोर एजेड. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप दैट यू शुड अवॉइड इज डू नॉट गो फॉर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट वेरी अर्ली इन योर लाइफ, बिकॉज आई जस्ट टेल माई पेशेंट्स कि अगर आप सर का दर्द आपको ना हो और आप पैनाडोल की गोली खाएं वैसे ही, तो व्हाई वुड यू लाइक पैनाडोल? बिकॉज there was no headache. You see no difference with that. So जब आपको anti-aging treatment की जरूरत नहीं है, don't start it. Only start when it's needed. Then choosing wrong surgeon for your surgical treatments or plastic surgeries. By that I mean जब आप aesthetic treatment के लिए जा रहे होते हैं, and by that I don't mean only plastic surgeons, also aesthetic physicians, also your injectors, and also any treating doctor. जब खास तौर पे आप plastic surgery या aesthetic physician को visit कर रहे होते हैं, तो probably you're not very comfortable with your existing situation of the skin, or you want further improvement. So that means that you're very sensitive towards your appearance, towards your looks, and you want to improve on it. If you land wrong and the treatment land wrong on you, so that doesn't make sense to all this situation. Okay, so मैंने बहुत सारे patients देखे हैं, ब्लेफरोप्लास्टी हुआ है, आंख नहीं बंद हो सकती है, ब्लेफरोप्लास्टी हुआ है, continuous tearing हो रहा है, फेसलिफ्ट हुआ है, बहुत सारे scars बने हुए हैं, asymmetries हैं. So जब surgical treatment आप करा रहे होते हैं, that carries a lot of risk. Number 1, you're under general anesthesia. Number 2, खास तौर पे फेसलिफ्ट में there are nerves, there are a lot of things to manage, खास तौर पे symmetries. Okay, so I appreciate कि जब आप कोई plastic surgeon अपने choose करें, at least they should have 8-15 years or many decades experience, because plastic surgery is not easy. Okay, so whenever you're choosing your surgeon for your blepharoplasties, for your facelifting treatments, for your any kind of anti-aging treatment, choose the right person for you. You'll get to know with time, and by getting here and there, and you'll get to know the doctors will be referring you to certain plastic surgeons. So probably that is the doctor you must visit. Okay, and then finally, not choosing the right treatment. Not choosing the right treatment has a wider kind of discussion. Number 1, you're 20s, you need certain kind of treatment. You're in your 30s, you need certain kind of another kind of treatment. You're in your 40s, you're in your 50s, you're in 60s, you're in 70s. So not choosing the right treatment का मतलब ये है कि जब आपको सर्जिकल फेसलिफ्ट चाहिए तब सर्जिकल फेसलिफ्ट ही चाहिए. जब आपको नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट से आपसे गुजारा हो सकता है तब नॉन सर्जिकल चाहिए. अगर आप 20s में हैं, अर्ली 20s में, and you start doing some kind of anti-aging treatment, so probably that's not the right age, because your collagen hasn't started going down. Do just what is needed for at that point of time. So तो जब हमने सारा डिस्कस कर लिया क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अब हम ये भी डिस्कस करते हैं कि हमने कौन सा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट किस एज में प्रॉबली चूज कर सकते हैं. प्रॉबली मैंने इसलिए यूज किया बिकॉज हर कोई की एज के साथ उसके स्किन इश्यूज डिफरेंट होते हैं, बाय विद द जीन्स दे कैरी इन देयर फैमिलीज, और विद द वर्क टाइप दे आर डूइंग, विद द लाइफस्टाइल दे आर लिविंग, विद देयर सन एक्सपोजर्स, विद देयर अदर एक्सपोजर्स. कोई इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई अल्कोहल करता है. सो योर एजिंग साइंस कैन वेरी. सो हम दो तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि किसके लिए क्या ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं, एज के हवाले से भी और फिर साइंस के हवाले से भी. लेट्स स्टार्ट विद इन 20s. इन 20s आपके स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डुअल टोन नहीं है, कोई छाइयां नहीं है, कोई पिगमेंटेशन इश्यूज नहीं है, कोई पोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड यू जस्ट वांट टू मेंटेन एंड टू कंटिन्यू दैट काइंड ऑफ स्किन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो आई विल जस्ट recommend you to maybe start with a nicer AM/PM routine, which you can get your prescription from any aesthetic physician, with a dermatologist, with anybody whom you trust more, और फिर आप उसको यूज करते रहें. आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइन ऑफ एजिंग नहीं है, नो रिंकल, नो फाइन लाइन, नो ओपन पोर, नो सैगिंग, नो जाउल, नो लाफ लाइन, नो मेरिनेट लाइन, नथिंग एट ऑल. जस्ट यूज अ नाइस AM/PM रूटीन, लेकिन स्ट्रिक्टली सन एक्सपोजर को अवॉइड करें, स्ट्रिक्टली हीट को अवॉइड करें, स्ट्रिक्टली होम रेमेडीज को अवॉइड करें, और स्ट्रिक्टली ऐसी चीजों को अवॉइड करें जो आपकी स्किन को एज एक्सेलरेट कर सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि पुअर डाइट, जो हम ये बर्गर पिज्जाज वगैरह मंगा के खाते हैं. हैव अ नाइस बैलेंस्ड डाइट. ओके, नाउ इफ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, मे दैट बी एनी एज, ओके, आपको
लेट्स से ओपन पोर्स आ गए हैं, तो ओपन पोर्स के लिए what can be the best option? Open pores के लिए, well, to me, if it's just mild, a nice kind of AM PM routine with a nice kind of facials, maybe hydrofacial, maybe charcoal facial, maybe combining it with some kind of mild chemical peels for a gentle kind of exfoliation, dermabrasions depending on your skin type also, because your skin type 1, 2, 3, it's safe for chemical peels, it's safe for dermabrasions, or your skin type 4, 5, 6, chemical peels and dermabrasions should be well thought before doing it. ठीक है, फिर अगर आपके pores और है, moderate है और large है, और फिर कहीं कहीं आपको acne scars भी है जो कि merge हो रहे हैं, तो उस सूरत में फिर दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो हम एब्लेटिव लेजर्स की तरफ चले जाएं या फिर हम माइक्रोनीडलिंग की तरफ चले जाएं। एब्लेटिव लेजर्स के अंदर वी कैन हैव CO2, वी कैन हैव erbium yak. Well, my treatment of choice can be any, but depending on the client selection, because whenever we go for skin type 4 onwards, we should be more careful on choosing chemical peels. We should be more careful on choosing any kind of treatment that rub against your skin. We should be more careful while using any kind of treatment that injects heat into the skin, because हमारे skins 4, 5, 6 तो हमारे नहीं होता जनरली, लेकिन somewhere between 3, 4, 5 is more prone to pigmentation, और पिगमेंटेशन आ जाए तो generally you start dealing with stress के एक imperfection आ गया है। ठीक है, so if you have acne and scars, I would like कि हम microneedling RF में जाएं if your skin type 4, 5। अगर आपका skin type 1, 2, 3 में है, फिर then we can go for any kind of ablative laser, और फिर by combining some kind of chemical burns, chemical peels, dermabrasions and many other treatments we can choose. So as long as there is no problem, you can get hydrofacials, you can get charcoal facials, you can get cryofacials, you can try our platinum facials. Just keep enjoying the lovely beautiful skin for as long as you want, but जब आपको प्रॉब्लम आने शुरू हो जाए तो फिर उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। So now 30 and plus, 30s के अंदर I always recommend my patient to start having microneedling RF sessions. Yes, microneedling RF should be under an expert hand, because right microneedling amazing results, wrong microneedling or accelerate हो जाएगी aging। सबसे पहले तो ये कि जब हम microneedling करते हैं with rolling devices, by rolling devices I mean dermapen, derma roller and stuff like that, they cause a bit of injury on the skin। फिर वो जब इंजरी आप कर रहे होते हैं, अगर तो आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है then it's okay, you can do it, लेकिन अगर वो आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई पिगमेंटरी इश्यूज हैं ऑलरेडी, वो उससे वर्स हो सकते हैं। So I generally not a big fan of derma pens and derma rollers. I always admire my patients to be for microneedling RF, लेकिन home use जो microneedlings हैं I don't recommend my patients generally। derma pen absolutely not, लेकिन derma rollers yes, maybe with caution, okay, only maybe for skin type 2, 3, 4 और rest 4, 5, 6 with caution। जब microneedling सही हैंड में होगा, उसका डेप्थ ठीक होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, the results will be desirable। So for any patient who is between 28 to mid 30s to 40s who has just started noticing early signs of aging, हल्का पुल्का sagging, and you can just not feel your skin the same way as it used to be a few years back, तो उसके अंदर microneedling RF works great। You can combine it with some kind of skin booster, or some skin boosters में HA आप कर सकते हैं, क्रॉसलिंक कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सीएप्टाइड के साथ कर सकते हैं, PRPs के साथ कर सकते हैं, other kind of mesotherapy ingredients के साथ कर सकते हैं। How often you should have it? I recommend my patients to have microneedling RF sessions maybe 2 to 3 times in a year। जब शुरू कर रहा होता है, प्रॉब्लम शुरू हो रहा होता है, तो in a row 2 to 3 sessions, and the next year onward maybe after every 3 months, 6 months or 9 months, depending on, you know, I'm just talking in general, just an overview of the awareness। बाकी patient to patient the things can vary, okay। Then while you're in mid 30s, you start noticing your wrinkles going a little deep, or dynamic line, your folds starting to go a little further deeper, you start noticing your nasolabial fold, you start noticing your marinate lines, jowls, a bit of losing your mandible and losing of your angles, तो उस सूरत के अंदर if it's just a little bit, you can just compensate with some kind of good fillers, okay, because fillers की अच्छी longevity होती है, लेकिन too frequently fillers कराने की जरूरत नहीं होती कि मतलब अभी करा लिया, फिर 3 महीने बाद करा लिया, फिर 6 महीने बाद करा दिया। I mean, just get the treatment done, enjoy it for over a year depending on the filler you've had, and then repeat it maybe after a year or a year and a half, okay। और botox, अगर wrinkles आपको आ रहे हैं तो botox is a must to have, because अगर आप wrinkles के लिए botox नहीं करते टाइम पे dynamic lines के लिए, तो फिर your lines can go deeper, और फिर अगर वो deep हो गया तो फिर आपको और भी तरह के treatments लेने हैं उन deep lines को fill करने के लिए। you're filling them and you're doing then again boosters and some kind of other kind of treatment। फिर उसके बाद आ गया कि you've been maintaining yourself nice with facials, with PRPs, with boosters, with microneedling, but still now you think, अव्वल तो ये कि अगर आप ये कर ही रहे हैं ना, तो फिर आपको इससे ज्यादा एजिंग के साइंस बहुत लेट आएंगे, because if you're just maintaining your skin with some kind of nice exfoliant facials, that I don't mean the chemical facials that you have in the clinic, in the salons with the application of bleach and waxing and stuff like that, don't go for that। You should be in expert hand, you should be in milder hands, you should be in experienced hand to let the things be in right direction for you, ठीक है। अब अगर आपको पिगमेंटेशन आ गया तो पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, starting with a nicer AM PM routine, starting with the protection, starting with maybe PRPs, maybe Q switch lasers, maybe brightening mesotherapies, maybe you can combine
फाइन माइक्रोनीडलिंग डिवाइसेस जो कि आजकल छाइयों को ट्रीट करने के लिए आ रही हैं, दे गिव अमेजिंग रिजल्ट्स। फिर अगर इफ यू जस्ट मेंटेनिंग वेरी वेल विद दीज काइंड ऑफ माइल्ड ट्रीटमेंट्स, तो फिर आप इसके साथ एक साल में 2-3 दफा करा लिया एंड यूर मेंटेनिंग योरसेल्फ वेल, दैट्स ओके। नाउ यूर क्रॉसिंग 40s एंड यूर टचिंग 50s एंड लेट 50s स्टफ लाइक दैट। उसके अंदर फिर आपको मे बी यू नीड प्रॉपर लिफ्ट्स एंड मे बी देन you need to add on more volumes for compensation. Then the volumes, if you don't want to add so many cc's of HA, there are non-hyaluronic acid fillers also that don't volumize your skin immediately, but just generally improving on collagen production. They bring a bit of lifting, they bring a bit of a bit of volume that doesn't put a lot of weight in certain areas के वो आपका problem enhance हो जाएगा। तो जो हमने discuss किया था over filling and repeated filling, इसको हम अभी discuss कर रहे हैं कि आपने at any cost, at all cost, okay, I see a lot of patients, they come to me and then they're like, I want to fix nasolabial fold. Like we fix it with, how much cc is required. Then they say more, then they say more, then they say, we have to stop them because they don't know, they're unaware. We know if we fill too much in the laugh lines, the weight of the filler or maybe the displacement of the filler going here and there, maybe a little bit. Obviously that can be avoided by choosing a right filler, but a little bit of, weight, a little bit of volume can add to your jowls. Okay, same goes with the filling we do for the marinate line. So it's a very technical kind of thing. So अगर आप fill कर ही रहे हैं, so maybe choosing a hyaluronic acid filler with a non-hyaluronic acid filler, or maybe choosing with some other kind of thing that adds collagen in the skin. So my all science works at collagen induction under the skin and give it a bounce every here and then, ताकि आपका स्किन एज ना करे, ताकि आपको वॉल्यूम डिप्लीशंस कम हो और आपको वॉल्यूम कॉम्पनसेशंस कम करने पड़े। लेकिन जब आपने वॉल्यूम कॉम्पनसेशंस करने हैं, अगर आपको लगता है कि एक चेहरे के अंदर 11 cc डालना है फिलर, तो इससे बेहतर है कि आप 3-4 cc hyaluronic acid ले लें और maybe few cc's of other collagen induction non-hyaluronic acid fillers. And then now maybe after your 50s and after your 60s, maybe you're a good candidate for blepharoplasties, for surgical facelift, for minor facelift, for major facelift, for neck lift kind of treatments. तो उसके लिए आपने फिर plastic surgeon choose करना है, और plastic surgeon should be an expert name because underneath the skin and fascia there are nerves, there are muscles, there are a lot of things happening around. तो वो आपका symmetries out ना हो जाए, आपका कोई function lose ना हो जाए. So all that. सारे ही doctors हमारे बड़े वर्दी होते हैं, लेकिन few hands that are more experienced in doing their plastic surgeries, और obviously जो plastic surgery दिन में facelift, surgical facelift 4 करते होंगे, 6 करते होंगे और 10 साल किए होंगे, तो they'll be having a lot more experience because आजकल जब facelift के लिए patient पहुंचता है तो वो already इतने anti-aging treatments ने कराए होते हैं. There's a bit of fibrosis, there's a bit of inflammation, there is a bit of filler here and there, there's a bit of thread here and there. Now the question is choosing a surgery or not choosing a surgery. Well, to me, I think since plastic surgery is a huge undertaking, when you talk about general anesthesias and when you talk about opening it up and fixing it up, it's a lot of undertaking. So there's no harm choosing it when you don't have an alternative option. I mean, I always admire to have recommended my patients a non-surgical facelift. Will that be with any kind of collagen induction treatment, with volume compensations, with liftings or some kind, but they are safer. Okay, अगर let's say आपका filler आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, maybe we can dissolve it. अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई asymmetry आ गया, maybe we can manage it, and it just take minutes. No major complications, no problems, and no serious complications at all. So choose your doctors wisely, choose your surgeons wisely, choose your treatments wisely. Think, stop, and then do the treatments. So I think always under treatment is the best treatment. That I say because let's say you had a CC injection in your lip. Okay, let's say you had it. आपको 2 हफ्ते के बाद लगा कि यार ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और इसको मुझे और enhance करना चाहिए. You can have another session. Or you've had it, 1 cc, 2 cc's in one sitting, and then you go out and you don't like it, you have to dissolve it. And when you dissolve it with the hyaluronidase injections, you don't specifically dissolve only the injection. You also damages the natural hyaluronic acid of the skin also. Okay, so take home message is do what is only needed when you've been recommended for certain kind of treatments. Do your Google search, do your ChatGPT search, have a second opinion, have a third opinion. When your brain gets comfortable with the treatment, only then get it for you. So choose your treatment wisely, choose your doctor wisely, and choose everything wisely. Thank you very much. This is me, Dr. Amna Osman. अगर आपको हमारा content पसंद आ रहा है, please consider subscribing it. और अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप kindly हमारे videos को share भी कर सकते हैं, and you can also press the notification bell ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें, you get notified. Thank you.